नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न के केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ रहे हैं और आपका क्लास 12 का ये केमिस्ट्री है और हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड यानी सॉल्यूशन वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। तो राउल्ट का जो ये नियम है, ये आपका जो नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये, तो इस चीज को आपको एकदम याद रखना है। तो राउल्ट का नियम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको नोट करिएगा। ये आपका यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सवाल के रूप में भी और परिभाषा के तौर पे भी पूछे जाते हैं। तो ये आपका राउल्ट का नियम है और ये राउल्ट का जो नियम है ये वाष्पशील आपके द्रव के लिए है, यानी वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम, ये आपका राउल्ट का नियम लिखा गया है। लेकिन यह राउल्ट का नियम जो है किसके लिए है? आपका जो वाष्पशील यानी वाष्पशील द्रव के लिए आपका है, वाष्पशील द्रव के लिए राउल्ट का नियम आपका यह है। तो आप ध्यान से इसको समझिएगा। यह राउल्ट का नियम है क्या? यानी कि आपका यहां पे लिखा गया है कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि विलयन में आपका कहा जा रहा है विलयन में उपस्थित। तो विलयन में क्या क्या आपके उपस्थित होते हैं? तो विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक, यानी विलयन में आपके दो घटक होते हैं, एक आपका विलेय होता है, एक आपका विलायक होता है, दो आपके घटक हैं। तो उन दोनों घटकों का जो आंशिक वाष्प दाब है उस अवयवी घटक के मोल प्रभाज यानी मोल भिन्न यानी कि मोल अंश जिसको बोला जाता है उसके आपका क्या है? समानुपाती होता है। यानी कि आपका जो विलेय है, यदि विलेय का आंशिक दाब है तो विलेय के ही मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होगा, और यदि विलायक का आंशिक दाब है तो आपका विलायक के ही मोल अंश के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। यानी कि जो आपके घटक होंगे उन घटक का आंशिक वाष्प दाब जो है उसी घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी आपका टेम्परेचर हो, किसी भी ताप पर विलयन में जो आपके उपस्थित है अवयवी घटक, और वह अवयवी घटक कैसे होने चाहिए? वाष्पशील होने चाहिए। तो आपका विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है उस अवयवी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी विलयन में उपस्थित, ध्यान से समझिएगा, इसको आपको याद करना है। आपका राउल्ट का नियम क्या है वाष्पशील द्रव के लिए? तो आपका राउल्ट का नियम है किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। एक बार फिर से सुनिए, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, ये लास्ट आपका है, इसको आपको ध्यान से समझना है। आपको बोलना है कि किसी टेम्परेचर पे यानी किसी ताप पे विलयन में आपके क्या क्या उपस्थित होंगे, जो भी आपके उपस्थित होंगे यानी कि जो भी आपके घटक होंगे उन घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है उसी घटक के आपके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो ये आपका राउल्ट का नियम है, वाष्पशील द्रव के लिए राउल्ट का नियम है। अब इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। यहां पे जो आपका है उसको हम लोग प्रूव करते हैं। आप यहां पे जो आपका घटक है उनको हम लोग यहां पे ए बी मानेंगे। पिछले वाले वीडियो में भी आप जो अवयवी घटक थे उनको ए बी माने हैं। इस ए बी की जगह हम लोग विलायक और विलेय लेते हैं। तो आप चाहे तो ए की जगह विलेय लिखिए और बी की जगह विलायक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका यहां पे जो ये संकेत है, इस संकेत को प्रदर्शित करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा यदि आप विलेय और विलायक मानते हैं तो इस वजह से हम लोग यहां पे ए और बी माने। आपके विलयन में दो घटक होंगे, विलेय और विलायक,
उस दोनों घटक को हम लोग यहाँ पे ए और बी लेके चल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना जो अवयवी घटक ए का आंशिक वाष्प दाब इसको बोलिए, या आंशिक दाब जो है क्या है, पी ए है, यानी ए के अवयव का है तो इसलिए पी ए कहा गया है। और बी के जो अवयव हैं उनका जो आंशिक दाब है क्या है, पी बी है। ये अलग अलग अवयवों का आपका आंशिक दाब आपका हो गया। अब उसके बाद आपका क्या है, बाद हम लोग का अवयवी घटक ए के मोल भिन्न के बारे में बात करेंगे, यानी मोल भिन्न को हम लोग यक्स से प्रदर्शित करते हैं और ए के घटक है इसलिए यक्स ए लिखा गया। तो यक्स ए बराबर आपका हो जाएगा, यानी मोल भिन्न बराबर आपका है जो भी आपके घटक होंगे उन घटक के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो हम लोग ए का निकाल रहे हैं इसलिए आप ऊपर ए रखिएगा। तो आपका अवयवी घटक ए के मोल भिन्न क्या होंगे, यक्स ए बराबर यन ए बटे यन ए प्लस यन बी, यानी कि आपका यदि इसको ए के जगह विलेय है तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यन को हम लोग विलेय से प्रदर्शित करते हैं तो विलेय यन को कह रहे हैं मोलों की संख्या को प्रदर्शित करता है, और जिसके मोलों की संख्या आपसे कही जाए निकालने के लिए वो आपका जिसका मोल भिन्न आपसे कहा जाए निकालने के लिए उसको आप क्या करेंगे, उनके मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे आप। अब उसके बाद अवयवी घटक बी के मोल भिन्न क्या होंगे, यक्स बी बराबर यन बी बटे यन ए प्लस यन बी। यहां पे बी के लिए कह रहा है तो इसलिए बी वाला मोलों की संख्या ऊपर रहेगा और दोनों के यानी कि आपके जो घटक होंगे दोनों घटकों का योग जो है आपके मोलों की संख्या होगी। अब हम लोग राउल्ट के नियम का उपयोग करेंगे। तो राउल्ट के नियम में अभी आप कहे हैं कि जो आपका विलयन है उस विलयन में जो उपस्थित आपके वाष्पशील अवयवी घटक हैं उनका जो आंशिक दाब वाष्प दाब है उसी विलयन के मोल भिन्न के समानुपाती है। तो यहां पे मान लीजिए ए वाले घटक के बारे में बात करें तो पी ए यानी ए वाले घटक का वाष्प दाब अनुक्रमानुपाती यक्स ए यानी ए वाले घटक का मोल भिन्न, और ये आपका अनुक्रमानुपाती बोल रहा था तो ये आप लिख दिए। इसको आप अनुक्रमानुपाती वाले चिन्ह को यदि आप हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म लगाएंगे, तो उस कांस्टेंट टर्म के जगह हम लोग यहाँ पे पी ए जीरो लिख रहे हैं। तो पी ए बराबर पी ए जीरो यक्स ए, इसको समीकरण 1 मान लिया गया है। फिर उसके बाद दूसरे वाले घटक के बारे में तो पी बी अनुक्रमानुपाती यक्स बी और पी बी बराबर पी बी जीरो यक्स बी, इसको समीकरण 2 लिया गया। अब यहां पे लिखा गया है जहां पे जो आपका ये आपका पी ए जीरो एवं पी बी जीरो जो है वह ए एवं बी की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है जो एक निश्चित ताप पर स्थिरांक है, यानी कि आप कह सकते हैं सीधे सीधे कि जो आपका पी ए जीरो और पी बी जीरो जो है वह ए और बी जो आपके वाष्प दाब हैं, यानी जो ए और बी आपके घटक हैं उन घटकों का क्या है, स्थिरांक है। अब उसके बाद हम लोग यहां पे आपका दिया है यदि विलयन का कुल वाष्प दाब P है तो P बराबर पी ए प्लस पी बी। आप पीछे अभी ये पढ़े हुए थे पिछले वीडियो में कि आपका जो द्रव द्रव के बीच आपका जो कहा जा रहा था वाष्प दाब के बारे में, तो वो आपका है कि आपका वहां पे राउल्ट का नियम जो फॉलो कर रहा था। तो जो राउल्ट का नियम है वो जो आपके विलयन के जो अवयव हैं उन अवयवों का जो वाष्प दाब है, जो विलेय और विलायक है, उन विलेय और विलायक का जो वाष्प दाब है वो विलयन के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। तो वही आपका यहाँ पे फार्मूला है कि यदि आपका विलयन का कुल वाष्प दाब P होता तो P बराबर पी ए प्लस पी बी होता, और पी ए और पी बी का जो मान है वो आप क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे। तो P बराबर आपका हो जाएगा पी ए जीरो यक्स ए प्लस पी बी जीरो यक्स बी, इसको समीकरण 3 मान ले रहे हैं हम। उसके बाद वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि आपका जो मोल प्रभाज है, जो भी घटक है, जितने भी घटक होते हैं मोल प्रभाज के, उन सभी घटकों को यदि जोड़ा जाए तो उनका योग क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पे आपका सभी घटकों के मूल अंश का जो योग है वह 1 होता है। तो यहां पे यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर 1, यानी विलयन के 2 घटक होते हैं तो पहले वाले घटक का मूल अंश और दूसरे वाले घटक के मूल अंश को यदि जोड़ते हैं तो दोनों का मान मिलके 1 होना चाहिए। अब यहां से यक्स ए बराबर आपका निकाल सकते हैं 1 माइनस यक्स बी, इस बी को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। यक्स ए का जो मान है वो समीकरण 3 में हम लोग रखेंगे, और 3 में यदि रखते हैं, यहाँ पे देखिए 3 आपका यहाँ पे है, इस 3 में रखेंगे यक्स ए की जगह, तो हम लोग का हो जाएगा P बराबर पी ए जीरो और यक्स ए की जगह आप रखेंगे तो 1 माइनस यक्स बी प्लस पी बी जीरो यक्स बी जीरो।
अब आप पी ए जीरो का इसमें अंदर गुणा करेंगे तो एक में करेंगे तो पी ए जीरो और माइनस पी ए जीरो यक्स बी और प्लस पी बी जीरो यक्स बी हो जाएगा। अब देखिए यहां से आपका p बराबर हो जाएगा पी ए जीरो और प्लस यक्स बी और कोष्टक में पी बी जीरो माइनस पी ए जीरो, और ये आपका एक फार्मूला हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से सेट करके लिख दे रहे हैं। p बराबर पी बी जीरो माइनस पी, यानी इस वाले को हम पहले इसको उसके बाद में गुणा भी है, यहाँ पे गुणा किए हैं, और प्लस इस वाले को हम बाद में लिख दिए। इसको समीकरण 4 मान लिया गया, ये एक फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो समीकरण बने हुए हैं यहाँ पे, तो इस तरह से आपका जो समीकरण 1 है और जो समीकरण 2 है y बराबर यम एक्स, और समीकरण जो 4 है वो आपका y बराबर यम एक्स प्लस सी। देखिए यम इसलिए लिखा गया, ये पूरा यम हो गया, यक्स प्लस सी, सी का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे भी आपका ये पी ए जीरो आपको ए वाले जो अवयव हैं उनका वाष्पदाब का स्थिरांक है। तो ये आपका y बराबर यम एक्स प्लस सी प्रकार की सरल रेखाओं को क्या कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है। तो इस अर्थात इसका मतलब क्या है, पी ए पी बी तथा पी अवयवों के मोल भिन्न का रेखीय फलन, यानी कि ये जो पी ए पी बी और जो पी है इनके जो अवयव हैं, इन अवयवों का जो मोल भिन्न है मतलब मोल प्रभाज है, उसका रेखीय फलन आपको फिगर में दिखाया गया है। तो आइए हम लोग फिगर को देखते हैं, उसके बाद समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे फिगर आपका दिया हुआ है। इस फिगर में आपका ग्राफ बनाया गया है, किसके किसके बीच है। यदि P को यक्स ए यानी जो वाष्पदाब है, कुल वाष्पदाब, उसको यक्स ए यानी A के मोल अंश और B के मोल अंश के विरुद्ध आपका आलेखित किया जाए, ग्राफ खींचा जाए, तो एक सीधी रेखा आपका प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए फिगर में आपका है, ये आपका जो ऐसे है ये E वाला के लिए है, यहाँ पे पी ए बराबर पी ए जीरो यक्स ए, और ये जो है आपका पी बी के लिए, और ये जो आपका है बीच वाला वह आपका कुल बिलियन के कुल वाष्पदाब है, ये पी बराबर आपका है। और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ हम लोग जो जा रहे हैं, यहाँ पे पी ए जीरो यहाँ पे ये है और ये पी जीरो है, ऊपर की तरफ वाष्पदाब है, और ऐसे आपका क्या है, मोल अंश है। तो यहाँ इस साइड में यक्स ए बराबर 1 है, इस साइड में यक्स ए बराबर 0 है, और यहाँ पे यक्स बी बराबर 0 और यहाँ पे यक्स बी बराबर 1 है। तो ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ में आपका जो है सीधी रेखा बना हुआ है। ये जो P है, जो पी ए है और पी बी है, इन तीनों के बीच में आपका एक सरल रेखा आपका प्राप्त हो रहा है। अब के इस ग्राफ से आपका कुछ आपका अर्थ निकलता है। तो अतः जो आपका समीकरण अभी 4 हम लोग निकाले थे, उससे आपको ज्ञात होता है कि वहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे पहला फैक्ट वहाँ से निकल रहा है, जो अभी आप चौथा वाला देखिएगा पलट के, वहाँ फैक्ट ये निकल रहा है कि बिलियन के जो वाष्पदाब P को बिलियन के किसी अवयव के मोल अंश से संबंधित किया जा सकता है। यानी जो आपका P की वैल्यू है वह आपका बिलियन के जो आपके मोल अंश है, यानी कि कोई भी आपका अवयव हो सकता है, बिलेय और बिलायक, किसी के भी मोल अंश से उसको हम लोग जोड़ सकते हैं। यानी जो समीकरण है वहाँ पे आप देखिए, आपके समीकरण में यक्स बी लिखा गया है, आपके जो बिलियन है उन बिलियन के जो अवयव हैं, P बराबर जो फार्मूला आप लिखे हैं, उस P में जो आपका मोल अंश लिखा गया है उसको हम लोग जो बिलियन के जो घटक हैं यानी कि A और B दोनों के साथ जोड़ सकते हैं। आप B निकाले हैं, आप A भी निकाल सकते हैं, यानी कि आपका जो बिलियन के जो अवयव के घटक हैं उन सभी घटकों को उस P के साथ जोड़ सकते हैं। दूसरा आपका यहाँ पे है कि किसी बिलियन का कुल वाष्पदाब जो है अवयव B की मोल अंश के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है। यानी जो आपका समीकरण आप देखिए चौथा वाला, तो उसमें आपका B वाले के मोल अंश के साथ आपका रेखीय मतलब एक सरल रेखा आपका बना हुआ जो फिगर है, उस फिगर से आपको स्पष्ट भी हो जाएगा कि y बराबर यम एक्स प्लस सी, ये सरल रेखा का ही समीकरण है। तो यहाँ पे B जो आपके अवयव हैं उनके मोल अंश को हम लोग रेखीय रूप से मतलब एक सरल रेखा में परिवर्तित कर सकते हैं। अब उसके बाद तीसरा आपका है कि आलेख से ज्ञात होता है कि बिलियन के वाष्पदाब का न्यूनतम मान पी ए जीरो और अधिकतम मान पी जीरो है, पी बी जीरो है। यानी कि जो आपका फिगर है उस फिगर में आप देखेंगे कि जो पी ए जो है आपका, यहाँ पे देखिए फिगर, इस फिगर में आपका जो पी ए है ये आपका नीचे की ओर जा रहा है और पी बी जो है ऊपर की ओर। इसका मतलब ये आपका पी ए न्यूनतम है और ये आपका पी बी जो है
अधिकतम है। तो वही चीज आपका कर रहा है कि जो आपका फिगर बना है उस फिगर से आपको यह स्पष्ट होता है कि विलयन का जो वाष्प दाब है उस वाष्प दाब का जो न्यूनतम मान है वो Pe0 है और अधिकतम मान क्या है Pb0। अर्थात आप कह सकते हैं कि अवयव A और अवयव B की तुलना में कम वाष्पशील है, यानी A वाला जो है B से कम वाष्पशील, यानी कि आपका सबसे अधिक जो वाष्पित होगा वह आपका बी वाला अवयव ही वाष्पित होगा अधिक मात्रा में, और ए जो है कम मात्रा में होगा। तो इसके मतलब ये है, जो न्यूनतम और अधिकतम का अर्थ ये है कि जो आपके अवयव हैं ए वह अवयव बी की तुलना में कम आपका वाष्पशील है। तो ये हम लोग का राउल्ट का नियम आपका हो गया, और ये राउल्ट का नियम जो है वाष्पशील द्रवों के लिए आपका राउल्ट का नियम है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ जाए तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जो पढ़ेंगे वह आपका अवाष्पशील द्रवों के लिए आपका राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, यानी कि अब इस वीडियो में हम लोग वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम निकाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग अवाष्पशील यानी जिसको वाष्पित नहीं किया जा सकता उस पर राउल्ट का जो नियम लगेगा वो क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बस आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।